नमस्कार बच्चों, एमसीक्यू सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आपके साथ हैं। देखो बच्चों, मुद्दा ये है कि बी क्वेश्चन बड़ा आसानी से पकड़ाएगा नोट से। अगर क्वेश्चन किसी का डाउट रहता है, छूटने की संभावना रहता है तो एमसीक्यू से, और अगर एमसीक्यू आप 100% पकड़ लिए और अगर हमको 100% फॉलो कर लिए तो फिर आपका ये एग्ज़ाम सबसे बेस्ट जाएगा और अब 90+ क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा कोशिश यही है कि आपका 90+ स्कोर होना चाहिए और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि रिकॉर्ड कायम रहे हमेशा का। तो चलो आज हम अब चैप्टर नंबर 2 में एंट्री कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में एंट्री कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में हम एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पर आज आपको हम एमसीक्यू लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले आ रहे हैं क्वेश्चन जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस इन विच रीजन इज मेड गलत लिखा हुआ है, रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। कहता है, क्वेश्चन जरा समझिएगा, आपको समझ के बात करना है। कहता है द प्रोसेस, एक वैसा प्रोसेस जिसमें किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से फ्री करना है। सोचिए जरा क्या बोल रहा है। कोई रीजन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बिल्कुल फ्री करना है। जैसे मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम चाहते हैं इसके कुछ एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से फ्री करना। डाल दीजिए होलो कंडक्टर सर। जितना दूर होलो कंडक्टर होगा वहां तक का इंटेंसिटी क्या होगा, 0। और जैसे होलो कंडक्टर आप डाल देते हैं तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉन रख दो, प्रोटॉन रख दो, कुछ भी रख दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। अब देखिए क्या क्या आंसर होगा। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिंग, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाइंडिंग, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कुछ एरिया को इंटेंसिटी के प्रभाव से फ्री करना चाहते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C, 3 कैपेसिटर है जिसके प्रत्येक का कैपेसिटी C है। एडेड इन सीरीज कनेक्शन, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, 3 कैपेसिटर सीरीज में देख लो भाई। जैसे मान लेते प्लस माइनस इसका C है, फिर यहां पर दूसरा कैपेसिटर प्लस माइनस इसका भी C है, एक और कैपेसिटर ले लो प्लस माइनस इसका भी C है। आपको क्या पता है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की फॉर्मूला आइडेंटिकल के लिए बताए थे, CS बराबर C/N। ऐसे तो जनरल फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन जब इसी को आइडेंटिकल लेते हैं तो CS इक्वल टू C/N। तो C हो गया और N मैंने क्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ 3 है तो आपका आंसर हो गया क्या, C/3, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होलो स्फेरिकल कंडक्टर वी चार्ज्ड, एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर, इसको चार्ज किया जा रहा है, कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज्ड। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है और इसको हम लोग चार्ज कर दिए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, आप नेगेटिव भी डाल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या पता है, जब चार्ज हम डालते हैं कंडक्टर पर तो चार्ज तो हमेशा बाहरी सरफेस में रहता है, अंदर में इंटेंसिटी 0 होता है। और कान खोल के सुन लो, जहां इंटेंसिटी 0 होता है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो आप ऊपर में चार्ज डाले हो और पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे, अंदर में 0 होता है, बिल्कुल गलत बात। पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, बिल्कुल होगा। पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म, ये पॉजिटिव टर्म से आपको नहीं डरना है, यहां देखना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो ये आपका गलत है। नॉन यूनिफॉर्म, नेगेटिव नॉन यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। आप डाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज तो स्वाभाविक के अंदर में पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा और यूनिफॉर्म होगा। सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल सेम होता है। एक कान खोल कर सुन लीजिए, अगर कोई कंडक्टर है इसके ऊपर में चार्ज आप डालते हो तो आपको बताया गया था सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। अगर ये वैल्यू आता 10 वोल्ट तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, सेंटर से लेकर सरफेस तक वैल्यू सेम होता है। सो आंसर विल बी पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी इजी क्वेश्चन है। दरअसल आपके बोर्ड में मिसलेनियस क्वेश्चन पूछता है, कुछ इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बच्चा बहुत टफ क्वेश्चन पढ़ के जाता है और इजी आता है।
मामला गड़बड़ा जाता है, इसलिए हर तरह बात रखना है। तो कहता था फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हलवा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, V बराबर W बाई क्यू। तो क्रॉस कर दो भाई, अगर W निकालना चाहेंगे तो V इंटू क्यू। अब इसी में से ढूंढना है कौन आपका सही होगा। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क इंटू चार्ज, जी नहीं, ये तो वर्क बाई चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, यही ऑप्शन होगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, गलत बात। तो ऑप्शन आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए, द वर्क डन इज मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले नंबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं भाई, और इसमें क्लोज पाथ बनाते हैं। तो जरा सोचिए, क्लोज पाथ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और इसके ऊपर में आप 2 पॉइंट ले लो, चलो ए पॉइंट और बी, और इसके ऊपर में 1 कूलम चार्ज को घुमाना है। तो कहता है कितना करना होगा वर्क डन, इसके बारे में जरा सोचना है। क्या कहता है भाई, द वर्क डन इज मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू, लेकिन जब 2 पॉइंट की बात आती है तो भी लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं ए से जा रहे बी पर, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, यहां पर VB माइनस VA इंटू क्यू। तो चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहां जो पोटेंशियल होगा यहां पोटेंशियल सेम होगा। मान लेते हैं 10 माइनस 10, एक एग्जांपल ले लिया, और क्यू से मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन कितना आएगा, 0। यही कारण है इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूमते रहता है, क्योंकि ऑर्बिट जो होता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसलिए आपका आंसर होगा वर्क डन इज क्या, 0, ऑन सी ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, चलते हैं एलो से, एलो ज्यादा सही रहेगा। यहां देखो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आ गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। आपको पता है डाइपोल का हम लोग जनरली लेंथ क्या लेते थे बच्चों, 12। बाइसेक्टर ढूंढो, मिडिल पॉइंट होना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर, यहीं पर पोटेंशियल निकालने की बात आता है, इसी पॉइंट पर। आपको पोटेंशियल का एक शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला बताए थे, Kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब जरा सोचिए, जब यहां पॉइंट आप ले रहे हो तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री बन रहा है तो यहां पर पोटेंशियल निकालो, आपका कितना आएगा, Kp cos 90 बाई आर स्क्वायर। cos 90 वैल्यू क्या होता है, 0। इसलिए ध्यान रखिएगा, डायपोल को मिडिल बाइसेक्टर पर हर पॉइंट पर जहां भी जाओ पोटेंशियल 0 होगा। डायपोल का मिडिल पॉइंट पर भी होगा, और इसके बाइसेक्टर में जहां जाइएगा हर जगह पोटेंशियल 0 होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कौन ऑप्शन होगा भाई, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हल्का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नॉन एज, ये सरफेस एक वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, उसका नाम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए सी ऑप्शन मारिएगा। कोई बच्चा सोचेगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस, सेम पोटेंशियल सरफेस, ये सारे नाम सही है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक कौन है, प्रचलन में कौन है, वो आपको टिक करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये नहीं है, ये तो कहता है इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे डी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं बोल सही रहा था, क्लिक सही नहीं हो पाया था, तो आपको डी ऑप्शन मारना है। देखिए सुनने में सब लगेगा कि है इक्वल पोटेंशियल सरफेस, उसी बोला जाता है, सेम पोटेंशियल सरफेस, इक्वल मैग्नीट्यूड सरफेस, ये तो गलत है, इसका कुछ बातें नहीं होगा। आपको ऑथेंटिक नाम पे जाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ कई बार बच्चा अलग अलग आंसर मार देगा, फंस जाएगा, इक्विपोटेंशियल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। पहला नंबर सुनो, आप जनरली कंडक्टर को डिवाइड करते हो, सब्सटेंस को डिवाइड करते हो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर होता है। हालांकि सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता है, गौर से सुनना, डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर होता है, लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता है। तो फिलहाल आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, तो कहता है कंडक्टिंग सब्सटेंस, नहीं, कोई भी कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता है। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, बिल्कुल सही। सेमी कंडक्टिंग, नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, बी। अब आइए अगला क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर। फिर वही बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर
एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम होता है। कहता है जीरो नहीं, इंक्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस नहीं, यहां से यहां तक कांस्टेंट होता है, डिक्रीजेज नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। ये बात तो इसके पहले ही क्वेश्चन में बोल रहे थे जी, तो आपका ऑप्शन होगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी क्या होता है, इस तरह से बनाया जाता है एक्चुअल डायग्राम, इसका एरिया ये, इसका एरिया ये, सेपरेशन डी, कुछ ने भरा हुआ एयर, और कैपेसिटी फार्मूला क्या होता है, E∝0/d। आपसे क्या कह रहा है, अब इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जवाब दो। कहता है एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज, आपसे पूछ रहा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, सी के इंक्रीज के बारे में बात कर रहा है। तो कब इंक्रीज होगा भाई, व्हेन एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज। नहीं, अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे, आप एरिया को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको इंक्रीज वाला ढूंढना है, तो हाँ कैसे हो सकता है, एरिया बढ़ा दो, सेपरेशन घटा दो, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या बोलता है, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। आप एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटी बढ़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, नहीं, सेपरेशन बढ़ा दोगे कैपेसिटी घट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन जाना है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। प्यारे बच्चों, ये हम MCQ लाए थे चैप्टर नंबर 2 का, और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आपके लिए थैंक यू सो मच।